मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके लेसन ये देखिए नई उड़ान। सबसे पहले आप अपनी हिंदी बुक का नाम देख लीजिए बेटा। मैं अपने हर एक वीडियो में बेटा सबसे पहले आपको आपके ये फ्रंट पेज दिखाती हूँ कि आपकी ये हिंदी बुक चल रही है। ओके, तो ये आपकी क्लास 5 की बुक है नई उड़ान, जिसको मैंने अभी तक आपको 4th लेसन का 1 पार्ट आपको समझाया है, महानता की पहचान। तो बेटा चलिए हम इसके आगे आपको समझा दे रहे हैं। और अभी तक मैंने अपनी वीडियो में आपको 2 पेजेस समझा दिए हैं, तो चलिए हम इसके आगे आपको समझाते हैं कि इस बुक में इस कहानी के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई हैं। स्टूडेंट्स देखिए बेटा, आपको मैंने अपने पहले वीडियो में महानता की पहचान ये मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया था। मैंने पूरा अच्छे से इसको पढ़ा था और आपको समझा दिया था कि इस कहानी में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले तो हमने आपको थोड़ा सा बता दिया कि पहला जो ये वर्ड लिखा है कि वह व्यक्ति महान होता है जो दूसरों के हित के लिए स्वयं के हित को भी भुला देता है। मतलब कि दूसरों की सहायता के लिए अपनी भी हर हित को भुला देता है। ठीक, इस कहानी में ऐसे ही युवक की एक पहचान कराई गई है, तो आओ हम पढ़कर पहचाने, है ना। तो ये सारी बातें मैंने बता दिया था कि एक बंग प्रदेश था, बल्लभपुर नामक नगर में कई प्रतिभाशाली लोग थे। वहाँ पर हर एक व्यक्ति बहुत ही महान था, है ना। तो उस देश में जैसे कि जो भी लोग थे बहुत ही महान थे, चित्रकार बुद्धि मतलब हर तरह से वो बहुत ही महान थे। तो लोग अपनी सारी कमाई जो है अपने प्रदेश के गरीबों में दान कर देते थे, वहाँ के जो लोग थे। बंग प्रदेश के राजा कौन थे, आपको जब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा बेटा कि सौमिक सेन थे, है ना। सौमिक सेन थे। उस नगर में सबसे महान व्यक्ति का पता लगाने के लिए राजा बहुत परेशान थे। तो पहले उन्होंने मंत्री को भेजा, नहीं पता लगा पाए। फिर वो खुद गए, स्वयं गए, नहीं पता लगा पाए, है ना। तो फिर उन्होंने एक वहाँ पर उस गांव में उनकी मुलाकात एक सौरभ नाम के महाज्ञानी पुरुष से हुई। ये बातें मैं आपको बेटा अपने पहले की जितने जो भी वीडियो मैंने अपने डाला है इसमें महानता की पहचान, उसमें मैं सारी बातें बता दी हूँ। ठीक है, मैं आप थोड़ा सा शॉर्ट में बस समझा दे रही हूँ। फिर उन्हीं दिनों सौरभ नाम के एक महाज्ञानी पुरुष उस प्रदेश में आया और राजा की मुलाकात हुई। फिर राजा ने अपनी सारी समस्या बोली। सौरभ ने बोला कि मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, उसने उन्हें राजा को आश्वासन दिया। जब सौरभ निकल पड़ा, तो जब सौरभ निकला तो नगर की सीमा पे ही उसकी मुलाकात बालकृष्ण नामक व्यक्ति से हुई। बालकृष्ण ने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बोला ठीक है, लेकिन उसने शर्त रखा कि मैं एक महान व्यक्ति के मिलवाने के पीछे मैं आपसे एक सोने का सिक्का लूँगा। तो ये बात तो वो बालकृष्ण जान ही रहा था कि इस नगर में तो सारे महान व्यक्ति हैं, मेरे पास तो बहुत सारे सोने के इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन सब उसे लालची समझ रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा था कि सोने का सिक्का सबमिट करने से मतलब वो कोई अच्छे काम के लिए वो मतलब सबमिट कर रहा है, अपने पास रख रहा है ना। तो जब अभी आगे आपको इस कहानी में आपको भी पता चलेगा बेटा, तो मैं अभी आपको इतना तक बता देती हूँ कि जब उसने 50 लोगों से महान व्यक्तियों से परिचय कराया, 50 सोने के सिक्के उसको मिल गए। फिर सौरभ ने जिन महान लोगों को देखा, उन लोगों ने सौरभ को अपनी प्रतिभा दिखाई थी, तब उसने सिक्का दिया था। फिर सौरभ ये सोच रहा था कि इस नगर के तो मुझे लग रहा है कि जैसे सारे महान व्यक्ति हैं, है ना, लेकिन ये आदमी जो है मुझसे हर व्यक्ति के पीछे सिक्का वसूलने की बातें सोच रहा है। तो ये भी तो बहुत चिंता की बात है कि इसके जैसा व्यक्ति भी मैं नहीं देखा, इसके जैसा लालची व्यक्ति मैं नहीं देखा कि हर व्यक्ति के पीछे ये सोने का सिक्का ले रहा है। तो बालकृष्ण ने सौरभ को कहा, हाथ में जब वो इस पर बालकृष्ण ने जब सारे सिक्के थे सौरभ के हाथ में दे करके कहा कि मैंने सोचा था कि आप यह धन खुशी से दे रहे हैं। बालकृष्ण को भी बुरा लगा बेटा, बालकृष्ण को भी बुरा लगा। उसने कहा कि आप सोच रहे हैं कि मैं ये सिक्के आप अगर मुझे खुशी से देना चाहते हैं तब तो मैं इसे लूँगा, और अगर आप मुझे नहीं देना चाहते हैं तो मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है। आप दुखी होकर के मुझे देंगे तो मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ तक मैंने आपको समझाया था, है ना बेटा। अब आप इसके आगे का समझिए। तो फिर यहाँ पर से मैं अपनी जो वीडियो आपको दिखा चुकी हूँ यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कि आप अगर मुझे खुशी से देंगे तब तो मैं लूँगा, और अगर आप दुखी होकर दे रहे हैं तो मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। आप खुशी से जो भी दोगे मैं वो ले लूँगा।
अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। सौरभ ने आश्चर्य में आकर कहा, पर मैं यह जानता हूँ कि धन के प्रति आपका यह लोभ क्यों है। वो जानना चाहता था कि आखिर इतने धन के प्रति आप लोग क्यों हैं, आप इस धन का क्या करने वाले हैं, इससे आपको क्या मतलब। मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो आप क्या उसे सुलझा सकते हैं, ऐसा बालकृष्ण ने पूछा कि अगर मैं ये सच्चाई आपको बता दूं कि मैं इतना धन जो इकट्ठा कर रहा हूं तो आप क्या मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो उसने कहा, सौरभ ने कहा कि मैं सुलझाने की कोशिश कर सकता हूँ, तो आइए मेरे साथ चलिए। यह करके बालकृष्ण सौरभ को नगर के बाहर उन झोपड़ियों के पास ले गया जिनमें निकृष्ट जीवन बिताने वाले लोग थे। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा है कि वो उसको अपने पास, निकृष्ट मीन्स घटिया, मतलब गंदे लोग है ना, घटिया जैसे कहते हैं ना, बहुत घटिया हो यानी गंदे दिमाग के हो, माइंड आपका गंदा है, वैसे व्यक्ति जीवन बिताने वाले लोग थे। तो बालकृष्ण ने कहा कि 25 साल पहले यह वल्लभपुर नगर पूर्ण रूप से उपेक्षित था। उन दिनों यहाँ पर एक सन्यासी आए। ठीक है, उन दिनों यहाँ पर एक सन्यासी आए। इन लोगों ने उनका अपमान किया। जितने सारे कुटिया में बैठे थे लोग, उनकी बात कह रहा था कि एक सन्यासी आए थे, इन लोगों ने उनका अपमान कर दिया। उस सन्यासी ने इन्हें शाप दे दिया कि इनका जीवन निकृष्ट हो जाए और जो लोग इनकी सहायता करें उनका भी सर्वनाश हो जाए। अब सोचिए, आपको समझ में आया मेरी बात कि जो लोग इनकी मदद करेगा उसका जीवन सर्वनाश हो जाएगा। तो इससे उस नगर के लोग डर गए। उन लोगों ने सन्यासी से प्रार्थना की कि उन्हें क्षमा करें। तब सन्यासी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इनके लिए 1000 सोने के सिक्के दे तो ये लोग फिर से सुखमय जीवन बिता सकते हैं। इसी कारण मैं सोने के सिक्के जमा करने लगा। सोचिए कितनी अच्छे काम के लिए बालकृष्ण आगे बढ़ा था, जो कि सब लोग घबरा रहे थे कि अगर इनकी जो मदद करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। पर उसने अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और वो उन निकृष्ट व्यक्तियों के बारे में सोचे, है ना। तो फिर क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है, सौरभ ने पूछा कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि इनकी मदद करने पर तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सौरभ ने बालकृष्ण से पूछा, सर्वनाश हो जाने के लिए मेरे पास है ही क्या। मैंने विवाह भी नहीं किया, अपना कोई घर भी नहीं है, रात को कहीं किसी स्थान पर सो जाता हूँ, कुछ मिले तो खाकर पेट भर लेता हूँ। मैंने अब तक अपनी कमाई के द्वारा 5 लोगों का जीवन सुखमय बनाया है। अब सोचिए कितना महान व्यक्ति था कि अगर शादी नहीं किया तो बच्चे नहीं, बीवी नहीं, घर नहीं, तो वो बिल्कुल रात में कहीं भी सो जाता था, कुछ भी खा लेता था और अपनी जो भी कमाई उसको मिलती थी उस कमाई से उसने 5 लोगों का जीवन सुखमय बना दिया। अब देखना है, अब आगे देखिए, अब देखना है कि और कितने लोगों को यह मैं मौका दे पाता हूँ। उसने कहा। बालकृष्ण ने भावुकता भरे यानी कि मतलब वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ और कहा कि इन शब्दों के साथ जवाब दिया। सौरभ वापस वल्लभपुर से लौटकर राजा सौमिक सेन के दरबार में पहुंचा। जब वो वल्लभपुर से लौटा और वहाँ पर अपने दरबार में पहुंचा तो अपने अनुभव सुनाकर उन्हें सलाह दी। अपने वो अनुभव को सुनाया और सलाह दी कि आप तत्काल बालकृष्ण के पास आवश्यक धन भिजवाने का प्रबंध कीजिए। अब जब सौरभ जान गया कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही नेक काम कर रहा है, तो उसने राजा जी से बोला कि आप तुरंत बालकृष्ण के पास अच्छे से धन, मतलब एक अच्छी मात्रा में आवश्यक धन भिजवाने का प्रबंध कीजिए। मेरा विचार है कि उस वल्लभपुर नगर में उससे बड़ा महान व्यक्ति कोई नहीं है। क्या इसलिए आप बालकृष्ण को महान व्यक्ति मानते हैं कि वह दिन जनों का उद्धार कर रहा है? राजा ने पूछा। नहीं, महान व्यक्ति का बड़कपन इसी में है कि वह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने बिना दूसरों के मुंह से अपना बखान करवा ले। समझ में आया आपको बात बेटा? ठीक है, राजा ने पूछा कि महान व्यक्ति का बड़कपन इसी में है कि वह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, मतलब कि अपने मुंह से खुद अपनी बड़ाई करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कि अपने मुंह से अपनी खुद की बड़ाई करना। क्या इसलिए उसने बोला कि बिना दूसरों के मुंह से अपना बखान करवा ले बालकृष्ण नगर भर के लोगों के बड़कपन की प्रशंसा करता हुआ एक महान कार्य करने के लिए अनवरत श्रम कर रहा है। उसने बताया कि नहीं राजा,
वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा है, अपनी वो तारीफ़ नहीं करवा रहा है, वो सच में एक महान काम कर रहा है। तो जब उसने सारी बातें उसको बताई, सुनिए अब आगे, तो उसकी महानता को न पहचानने वाले वे नगरवासी बालकृष्ण से महान कैसे हो सकते हैं। उसने सारी बात बताई राजा को कि ऐसी सी बात है, तो बालकृष्ण से बड़ा महान व्यक्ति का और कोई कैसे हो सकता है। सौरभ ने राजा सौमिक सेन को समझाया। सौरभ का उत्तर पाकर राजा बहुत ही खुश हुआ और तत्काल ही उसने बालकृष्ण के लिए आवश्यक के धन का प्रबंध करके उसे भिजवाया और अपने दरबार में बुलाकर उसका सम्मान किया। सोचिए कितनी अच्छी बातें हो गई है ना। अब आपको भी समझ में आ गया होगा। अभी तक आधी जब आपने कहानी सुना होगा बेटा, तो आपको भी लग रहा होगा कि बालकृष्ण कितना लालची व्यक्ति है, लेकिन जब आप पूरी कहानी सुन लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बालकृष्ण कितना महान काम करने के लिए निकला था। और अब इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें भी ये समझ में आया है कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई मुसीबत में है तो अपना दुख भूलकर, अपनी मुसीबतों को भूलकर हमें पहले उसकी सहायता करनी चाहिए। तो बेटा आप लोग भी वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि आप भी किसी को अगर किसी बड़ी मुसीबत में देखते हैं तो पहले आप उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी स्वयं सिखाएंगे कि नहीं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैंने इस कहानी को पूरा कर दिया। बेटा ये कहानी कुछ बहुत बड़े थे, इसलिए मैंने इसको 2-3 पार्ट में आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि अगर मैं इसको एक ही दिन में ख़त्म कर देती तो आपको शायद समझ में नहीं आता। और इसके क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, पर्यायवाची और जितने एक्सरसाइजेज हैं बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थोड़ा धीरे धीरे हम अगर चलते हैं पार्ट बाय पार्ट में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। और हम अगर जल्दी चलते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होगी, आप भूल जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, तो आज ये कहानी पूरा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके सारे शब्दार्थ, पर्यायवाची, विलोम, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइजेस ये सब बता दूंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।